नमस्कार, आप देख रहे हैं हम आज की बात, हमारी खास पेशकश। और आज हम बात करेंगे टीम मोदी की और जो बदले गए सियासी समीकरण हैं उन पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से 43 मंत्रियों को नया शामिल किए गए हैं मोदी की टीम में, यूपी से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई है। उनके चयन में जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है, साफ दिखाई देता है। 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 ब्राह्मण नेता शामिल है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 2 नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जिसके बाद मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 5 नेता हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो है प्रभार दिया गया है। वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह को मौजूदा मंत्रालयों के साथ सहकारिता विभाग का भी जिम्मा दिया गया। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो किस तरह से ये नई टीम के साथ सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं, उन्हें फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को बनाया गया है आईटी मंत्रालय, अनुराग ठाकुर को मिला है। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बना दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्री बने हैं। कैबिनेट विस्तार से कैसे यूपी में गढ़ा अवैध चक्रव्यूह, 2022 जीतने की तैयारी। 5 राज्यों में 2022 में चुनाव हैं, लिहाजा सियासी और जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। मोदी की नई टीम में सियासी जमावट हो गई है। अब इसका किस तरह से जवाब विपक्ष देता है वो देखने वाली बात होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में स्थान मिला है। और यही हमारी आज चर्चा का विषय है। और आइए हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करते हैं। शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व बीजेपी विधायक हैं। शंकर लाल जी, आपका बहुत स्वागत। चैतन्य भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और रज्जी जॉन प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रज्जी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? रज्जी जॉन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शंकर लाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से ये 43 मंत्री बनाए गए हैं, विभाग भी सौंप दिए गए उन्हें, और हाल फिलहाल में दिल्ली रहने को उनको कहा भी गया है, तो जो बदले हुए सियासी परिदृश्य में इस मंत्रिमंडल विस्तार को किस तरह से देखते हैं शंकर लाल जी? पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का काम करने का भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है। आप सब इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें है कि दिल्ली की सरकार देश के ऐसे तमाम राज्य जो है देश के अंदर, उन तमाम राज्यों में दिल्ली की सरकार के प्रतिनिधि हो, मंत्री हो, और जिस कारण से समूचे राष्ट्र का, समूचे देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली की सरकार में दिखना चाहिए। और साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अकेले प्रतिनिधित्व दिखाने की बात नहीं है, गुण दोष के आधार पर और योग्यता और विशेषज्ञता, किसकी किस विषय में कुछ अधिक ज्ञान है और किसने किस क्षेत्र में अधिक काम किया है, और उस आधार पर अकेले किसी को भी सिर्फ सांसद है तो सांसद तो सभी योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं होता है, जनता उन्हें चुन के भेजती है। पर कई बार जैसे आदरणीय जयशंकर जी हैं, अपने केंद्र में मंत्रिमंडल में वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, वो अधिकारियों के बीच से आए, है ना, आईएएस लॉबी से आए, पर उनका अपना विदेश की राजनीति में और विशेष करके सामरिक और अन्य वाणिज्यिक मामलों में जो विदेशों से हमारे संबंध रिलेशन है, उसका गहन अध्ययन है।
और उन्होंने लगातार पूरा जीवन इस क्षेत्र में दिया और इस नाते उनको मंत्री बना करके रखा। इसी तरह हर मंत्री के मामले में अलग अलग नाम लूंगा तो लंबा होगा और इस नाते एक तो विषय वस्तु की विशेषज्ञता, विषय वस्तु मीन्स विभाग, रुचि और पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का आंकलन, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं, वही इसको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है, आंकलन करके और अच्छे से अच्छे तरीके से योजनाओं को और जो भी विकास के कार्य हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने का काम, उसकी प्लानिंग, क्योंकि योजनाएं तो पिछली सरकारें भी बहुत बनाती थी पर उसके बावजूद पेंशन तक में जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसमें तक पोस्ट ऑफिस में जा करके और गरीबों को 150 रुपए देने पड़ते थे, तब उनको पेंशन मिलती थी। अब उसी को उनने नीतिगत कर दिया, सीधे खाते में पेंशन जा रही है, गैस की सब्सिडी है और तमाम विकास के कार्य भी हैं। अभी देखिए माननीय गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को पूरे देश के अंदर दुनिया में माना गया है कि सहकारिता आम आदमी के बीच में, समाज में सहकारिता शब्द कोई ये नया नहीं है, ये हिंदुस्तान में पौराणिक काल से सहकारिता है, पर नए नए समय पर इसका आंकलन होता रहा। पिछले समय की राजनीति में मैं किसी पार्टी वार्टी का नाम नहीं लेना चाहता विशेषकर, सहकारिता पूरा एकदम उसका सत्यानाश करके रख दिया और हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति तो सहकारिता के मामले। चलिए मैं शंकरलाल जी आपके पास लौटूंगा। रज्जी जॉन जी हमारे साथ। आदरणीय गृह मंत्री जी को अलग से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दिया गया है ताकि देश के अंदर सहकारिता के माध्यम से भी लघु उद्योग, छोटे उद्योग लोगों को जी बिल्कुल आपके पास लौटूंगा, रज्जी जॉन जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ जी। किस तरह से देखते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को? और सबसे बड़ी बात है 2022 में उत्तर प्रदेश के अलावा भी और अन्य 4 राज्यों में चुनाव हैं, उसके लिए ये सियासी जमावट है या कोरोना काल के बाद एक बार फिर देश को जो है नए सिरे से प्रगति पथ पर ले जाने के लिए जो तैयारी उस तरह से देखा जाए, किस तरह से देखते हैं आप? जी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बढ़िया कार्य किया नाकारा और असक्षम मंत्रियों की छुट्टी करके नए लोगों को उन्होंने मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ, परंतु साथ में अपनी एक बात और रखना चाहता हूँ कि देश को मोदी जी ने विगत 7 सालों से एक प्रयोगशाला बना दिया है। जिस प्रकार से नोटबंदी करके 50 बार उसके मापदंड बदले गए, जिस प्रकार जीएसटी अचानक एक आनन फानन में लागू करके उसमें आज तक रोज नए नए बदलाव करते गए, हर निर्णय बिना सोचे समझे लागू करने के बाद में उसको खेल खेल में बदलाव करते रहे। इसी प्रकार सरकार ने मंत्रिमंडल भी, सरकारी मंत्रिमंडल भी भारत सरकार का एक प्रयोगशाला बन गया है। तो आप खुद सोचिए कि कोरोना काल में इस भीषण संकट में देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर एक असक्षम मंत्री के हाथों में थी, जिसके कारण लाखों मौतें हुई। मंत्री चॉकलेट खाकर और बाबा रामदेव की दवाई का विज्ञापन कर कोरोना भगा रहे थे और पूरा कोरोना लगभग खत्म हो गया, तब पता चला हमारा मंत्री जो था वो नकारा था और इसको बदलने की जरूरत है। आज उनको बदल दिया गया। सजा किसने भुगती? हमारे पूरे देशवासियों ने। शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में चौपट कर दी। 2-2, 3-3 बार एचआरडी मंत्री बदले गए। उसके बदलने के बाद आज भी पता चल रहा है कि हमारा जो एचआरडी मंत्री था वो किसी काम का नहीं था, फिर उनको बदल गया, उसका रिपोर्ट कार्ड शून्य था। डिजिटल इंडिया का नारा चलिए शंकरलाल जी आपके पास लौटूंगा। बात का संतुलन रखिए। डिजिटल इंडिया का नारा देश को नई दिशा में ले जाने का वादा मोदी जी ने किया था, सालों तक काम किया। अभी व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल सभी से झगड़ा कर लिया, सबसे लड़ाई लड़ने के बाद मंत्री की छुट्टी कर दी कि मंत्री किसी काम के नहीं है, उनकी जगह दूसरा मंत्री आ गया। यानी कुल मिला के मिला नील बटा सन्नाटा। कोरोना काल में करोड़ों मजदूरों का विस्थापन और रोजगार देने का दावा कर रहे थे अभी तक ये,
कि हमने इतने लोगों को विस्थापित कर दिया, इतने लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ किया। आज संतोष गंगवार जी की छुट्टी कर दी कि उन्होंने कोरोना काल में अच्छा कार्य नहीं किया। आखिर आप जनता को क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं जी। आपके सारे निर्णय कितने गलत थे। इससे ये साबित होता है कि आपने इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय इतने असक्षम लोगों के हाथों में सौंप रखा था कि आज कैसे जनता बर्दाश्त कर सकती है, कैसे विश्वास कर सकती है कि फिर आप नया प्रयोगशाला बना रहे हैं और इनको आप सौंप रहे हैं, फिर एक साल बाद आप कहेंगे कि रज्जी जी, कोई कार्य नहीं किया। रज्जी जी, आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। चैतन्य भट्ट जी भी जुड़ गए हमारे साथ। चैतन्य जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चैतन्य जी, जैसा रज्जी जॉन जी कह रहे थे और जिस तरह का बदलाव किया गया, 11 मंत्री जो हैं उन्हें हटाया गया, उनकी जगह नए उनका जो दायित्व है कि अन्य नए लोगों को, मंत्रियों को प्रभार उनका सौंपा गया, नए मंत्री बनाए गए। सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन जिस तरह का फैसला किया गया उससे तो साफ झलकता है कि विपक्ष के विरोध का, विपक्ष के सवालों का जो है कोई असर सरकार पर नहीं पड़ता। सरकार अपने फैसले जो है वो बड़ी दृढ़ता के साथ लेती है और यही कुछ इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार में भी देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार अगर करना है वो प्रधानमंत्री का विस्तार है जी। अगर विपक्ष कोई नुक्ताचीनी करता जी तो उससे कोई फर्क नहीं हो। वैसे कोई बात सुनते नहीं हो, सरकार है तब तो विपक्ष का तो वैसे खत्म हो सकता है जी। तो सवाल इस बात का है कि अगर उन्होंने अपने स्तर पर कोई परिवर्तन किया है जी, तो ऐसा बताया जाता है कि कुछ लंबे समय से इसकी तो गुहार चल रही थी, कुछ रिपोर्ट्स भी बुलवाई गई थी अपने स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा और उसमें ये पाया गया था कि ये जो मंत्रिमंडल है ये उतना सक्षम नहीं है जी। और उसका खामियाजा हो सकता है कि अगले चुनाव में भुगतना पड़े जी। तो एक कारण ये भी था। दूसरा कारण ये था कि बहुत से लोगों को एडजस्ट भी करना था जी। उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे दिया गया था कि अगर आप हमारे पास आए हैं किसी की सरकार गिराकर तो उसका भी पारितोषिक आपको मिलेगा और उसके तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को या नारायण राणे को इस तरह के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया जी। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि जिन मंत्रियों को हटाया गया उनके पीछे कारण क्या थे जी। तो बहुत साफ है कारण के। जैसे आप देख लीजिए कि अगर स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया तो ये बात सही कह रहे थे प्रवक्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जी। कि वो पोपोनिल का विज्ञापन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या है असल में कि कोई भी मंत्री अपने स्तर पे कोई निर्णय लेने में पता नहीं क्यों डरता है। उसको हमेशा ये लगता है कि ऐसा ना हो कि पीएम साहब नाराज हो जाएं। तो वो जो एक आत्मविश्वास होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखी और इसके कारण बहुत सी चीजें बिगड़ गई। आप देखिए कि ट्विटर से और दूसरी चीजों से भी जो झगड़ा चला जिसमें कानून मंत्री का खुद भी ट्विटर ने अकाउंट स्टॉप कर दिया, वो भी सारी चीजें बहुत थी। दूसरा जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे और विदेशी अखबारों में और भारतीय अखबारों में भी मोदी सरकार के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेके भी वो उसको किसी प्रकार से मैनेज नहीं कर पाए। तो एक कारण ये भी था कि उनको भी हटाना जरूरी हो गया था। तो बहुत से ऐसे नए मंत्री लाए गए हैं, युवाओं की एक फौज तैयार की गई है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगला जो इस बार मंत्रिमंडल बना है वो युवाओं का है। पहले जो औसत मंत्रिमंडल की जो औसत आयु थी वो करीब 60 वर्ष की थी, अब वो घट के 58-57 पे आ गई है। तो मुझे लगता है कि युवाओं में काम करने की एक इच्छा शक्ति तो होती है लेकिन थोड़े उसके साथ साथ उनको अनुभव की भी जरूरत होती है। मध्य प्रदेश में जो मंत्री बने हैं जिनके पास वीरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास 4-4 विभाग थे, 4-4 मंत्रालय थे, उनको भार हल्का करके दूसरों को दे दिया गया क्योंकि वैसे भी एक व्यक्ति 4-4 बड़े बड़े मंत्रालयों का कार्यभार संभाल नहीं पाता और उसके कारण जो रिजल्ट जो सही बात है वो नहीं दे पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि संतुलन बनाने की कोशिश की है, जातीय आधार पर भी संतुलन बनाने की कोशिश की है क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है तो वहाँ भी काफी सारे मंत्री दिए गए। गुजरात तो प्रधानमंत्री का है ही प्रदेश तो वहां से भी काफी लोगों को बनाया गया। मध्य प्रदेश से भी वीरेंद्र खटीक को बनाया गया। ये माना जा रहा था कि राकेश सिंह को भी कहीं ना कोई स्थान मिलेगा लेकिन प्रहलाद पटेल जिनके पास स्वतंत्र प्रभार था उनका स्वतंत्र प्रभार हटा के अब उनको
राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। तो मतप्रदेश के साथ हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी उपेक्षा हुई है, लेकिन अब सारी चीजों को देखते हुए जिस तरह से भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, वो निश्चित तौर पे आगे के 5 जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसको दृष्टिगत रखते हुए किया गया। चैतन्य जी, एक बात और भी है कि आने वाले चुनावों के अलावा भी अब जो कोरोना के दौर में जितना नुकसान हुआ है, जनहानि तो हुई है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका लगा है। इस दौर के बाद जब यदि ये नया मंत्रिमंडल जो बना है और जिस तरह से विस्तार किया गया है और नई जमावट की गई है, तो निश्चित तौर पर ये भी कोशिश होगी कि अब किस तरह से पूरी जो अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सके, विकास कार्य हो सकें और देश को एक बार फिर जो है ट्रैक पर लाया जाए। जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं शंकर लाल जी, विपक्ष उठा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छे ढंग से और मंत्रिमंडल के गठन की सारी बातों को उनने टच करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उनकी बातों में कुछ एक आधे बातों में मेरी असहमति हो सकती है जी। पर कांग्रेस की गजब स्थिति, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेना न देना। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने मंत्रिमंडल पर मोदी जी को धन्यवाद किया, मैं तो उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि रो के सही, गा के सही, दर्द दिल छुपा के सही, पर आपने नरेंद्र मोदी जी को नए मंत्रिमंडल बनाने की बधाई दी है। अब ये अलग बात है कि कपट चाल है और ये मारीच स्वभाव बन गया कांग्रेस का। मुद्दे पर आइए शंकर लाल जी। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा और उनकी बात का मैं बड़े जोर से प्रतिकार कर रहा हूँ कि नाकारा, ये शब्द है उनके, नाकारा निकम्मे लोगों को और मंत्रिमंडल से हटाया गया। अरे भाई साहब, तुम्हारे मंत्री, तुम बोल तो कुछ रहे हो नाकारा निकम्मे, आपके मंत्री तो जेल जाते रहे भ्रष्टाचार पर, आपके मंत्रियों को तो सजाए और जेल काटनी पड़ी है। आपके मंत्री तो चाहे वो कलमाडी हो, चाहे वो तमिलनाडु के मंत्री कोच्चि हो, और भी कितने नाम गिनाऊं, फिर आप कहोगे विषय पे आ जाओ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके मंत्री और जेलों में जाते रहे, जिन्होंने कोयले के खदाने बेच खाई और आज उसी कोयले से देश को अरबों खरबों रुपए का लाभ पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया और उनके मंत्रियों ने किया, उनको नाकारा कहते समय थोड़ी सा भाषा का संतुलन तो मित्र राजनीति में रखना चाहिए। क्योंकि जो जेल जाते रहे वो बड़े बड़े बौद्धिक थे और बड़ी बड़ी बातें करें, समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और कही कांग्रेस के मित्र ने जी कि देश को प्रयोगशाला बना दिया और फिर वो रोने लगे नोटबंदी का। अरे भैया, प्रयोगशाला पूरी जीवन होता है, प्रयोगशाला के बिना, प्रयोग के बिना हम खूब बंदूक बने रहते हैं, ये नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। और देश को उन्होंने प्रयोगशाला ही नहीं बनाया, प्रयोगशाला से वैक्सीन जैसी चीज भी उन्होंने पहली बार देश के अंदर, उसी प्रयोगशाला से अब नोटबंदी का रोना रो रहे। मौसी के जमाने की बात, नानी के जमाने की बात, वो नोटबंदी में बैठे हुए हैं। चलिए समय कम है जी, आधा सेकंड जी। मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल में फेरबदल, जिनको मंत्रिमंडल से मैंने अलग किया गया, उनको कहीं ना कहीं संगठनात्मक और आने वाले, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं उसको दृष्टि से उनकी जवाबदारी अलग देनी होगी। हमारे हर कार्यकर्ता को काम और हर नेता को काम देने की बात है। और उन्होंने साहब कहा, अब असम से केंद्र में मंत्री आए हैं। चलिए ये जो जमावट है, ये जमावट, जैसा कि भाई साहब ने कहा, राज्य के चुनावों की दृष्टि से कुछ मंत्रियों को इन राज्यों में भेज करके संगठनात्मक और अन्य कामों में लगाया जाएगा। कांग्रेस वाले चिंता न करें, इनके यहाँ तो अब नाकारा भी नहीं बचे हैं, अब तो इनके यहाँ कोई बचे ही नहीं है। चलिए रजी जॉन जी क्या कहेंगे? चलिए शंकर लाल जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। रजी जॉन जी क्या कहेंगे? मैं केवल विषय पे बात करूंगा जी। मेरा कहना है कि नए बनाए गए मंत्री जो है वो किसी भी योग्यता के आधार पर
जी। ये देश की प्रगति और उन्नति के लिए नहीं बनाए गए हैं जी। ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक जातीय तुष्टीकरण के लिए बनाए गए हैं। भाजपा का उद्देश्य केवल चुनाव जीतने से है। चुनाव जीतने के अलावा देश की विकास से, देश की प्रगति से इनका कोई मतलब नहीं है। सिंधिया जी को ही ले लीजिए, सिंधिया जी को मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का इनाम मिला, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। अभी तक ये उनको गद्दार कहते थे, आज महिमा मंडित करके कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। और विभाग भी कौन सा दिया, उसमें भी राजनीति है। बंद हो रहा उड्डयन मंत्रालय उनको दिया। एयर इंडिया और एयरपोर्ट बेचने का काम करेंगे। नारायण राणे पर अभी तक ये कितने आरोप लगाते थे, आज ये उनका लघु उद्योग संभालेंगे। इन्होंने अपने एनडीए के साथियों को, ये सगे तो अपने एनडीए के साथियों के भी नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार 18 सांसद लेके आए थे, 2 मंत्री पद के लिए वो अड़े हुए थे, उसके बाद भी आज उनको जबरदस्ती केवल 1 सांसद दिया गया। और जबकि पारस पासवान को इन्होंने मंत्री बना दिया। चिराग को अभी तक ये हनुमान बताते थे, उनको सड़क पर ला दिया। नीतीश से लड़वा दिया, फिर चाचा से अलग करवा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस से अलग करवा दिया। इतने दिन दौड़ाकर ऐसा मंत्रालय दिया जिसमें बेचने के सिवाय करने के लिए कुछ नहीं है। अब चिंता तो हमें सिंधिया जी की हो रही है, इनसे ये एयरपोर्ट बिकवाएंगे, ये एयर इंडिया बिकवाएंगे, फिर इनको कहाँ पे ले जाके। चलिए अब वो बात ऐसी है कि सियासत है, तो सियासत में जाहिर सी बात है तरह तरह की बातें सामने आती है। भट्ट साहब इस पूरे हम चर्चा का लब बोलो आप जानना चाहेंगे आपसे। स्वाभाविक है कि कभी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसा ही हो रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो लिहाजा विपक्ष को भी कई मौके मिले हैं, और खासतौर से जिस तरह से जो कद्दावर मंत्री कहे जाते थे मोदी कैबिनेट के, जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो सवाल उठना लाजमी भी है और उठ भी रहे हैं। क्या कहेंगे? ठीक नहीं, निश्चित तौर पे आपको हटना पड़ेगा। और मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, उनसे कोई सवाल तो कर नहीं सकता कि हमको हटाया गया। उन्होंने अपने हिसाब से जो रिपोर्ट खुलवाई थी, जैसा कि बाहर बताया जा रहा है कि उसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे, और उस रिपोर्ट में इस तरह की खबरें आई थी कि भाई ये जो लोग हैं ये उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या अपना मंत्री मंत्रालय का कार्यभार उतनी अच्छे तरह से नहीं संभाल पा रहे, तो उनको हटाना लाजमी था। फिर बहुत सी चीजें होती है ना उसमें, अगर आपको सत्ता में बने रहना है, और वैसे भी हर पॉलिटिकल पार्टी का तो उद्देश्य यही होता है कि वो सत्ता में बनी रहे, उसके लिए तमाम प्रकार के उपक्रम किए जाते हैं। तो अगर चुनाव जीतना है, अगर आपको 5 विधानसभा होने के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें अगर आपको जीतना है, तो आपको सारी चीजों का समीकरण स्थापित करना पड़ेगा। आपको जातिगत भी देखना पड़ेगा, आपको ब्राह्मण भी देखना पड़ेगा, आपको ओबीसी भी देखना पड़ेगा, आपको इलाके भी देखना पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों का जो गड्ढमड्ढ करके एक मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, वो मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पर ये दर्शाता है कि ये जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें जिन लोगों को भी शामिल किया गया है या जिन लोगों को भी हटाया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ी सोच ये है कि किसी भी तरह से हमको आगे आने वाले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, उसमें भाजपा की सत्ता चाहिए। और दूसरी चीज जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले, उसमें मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित करना है। ये संदेश भी लोगों तक गया है, और ये पहले भी उन्होंने जैसा अखबारों में आया कि उन मंत्रियों की क्लास ली और ये बताया कि भाई जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पे असर पड़ रहा है, इसके बेहतर ढंग से आप लोग काम करेंगे, ताकि जो भविष्य में हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे हम किसी तरह से निजात पा सकें। तो ये कुल मिला के वही दृश्य स्थापित करता है कि जो कुछ भी हुआ है या मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है, उसके पीछे बहुत लंबी सोच है जो 24 तक जाएगी। जी, और 2024 तक, अब जब तक मौजूदा सरकार के अब ये नए मंत्री बने हैं, वो किस तरह से विकास कार्यों को आगे तरजीह देते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, अपने मंत्रालयों का जिम्मा जो है किस बखूबी से निभाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जमावट हो गई है, अब काम करके दिखाने वाली बात है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शंकर लाल जी, हमसे चर्चा में आप हमारे शामिल हुए। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। रज्जी जॉन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो टीम मोदी और सियासी समीकरण जो हैं, ये हमारा आज का विषय था, और जिस तरह से की जमावट की गई है मंत्रिमंडल विस्तार करके, आने वाला समय बताएगा कि जो मंत्री नए बनाए गए हैं वो कितनी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और देश को विकास पथ पर आगे ले जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।